हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जीएस 2 मेंस की तैयारी अब करनी है। देखो, प्रीलिम्स हम कर चुके हैं, हमने पूरी बात कर ली कि साहब प्रीलिम्स पार करके ले आओ दो हमको मेंस में। यहां पे आके अब मुझे जानना है कि आप में से कई तो लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सृजन में आ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं आ सकते होंगे, हो सकता है कोई और मजबूरी हो, जिम्मेदारी हो, घर से दूर नहीं जा सकते। एनीवे, डोंट वरी, इस वाले वीडियो में कंप्लीट हम पहले बात करेंगे कि जीएस 2 के अंदर कैसे आप चार खानों में डिवाइड कर सकते हो सब्जेक्ट्स को, और कैसे हर एक के सोर्सेस क्या क्या होंगे, हर एक फिर जो टॉपिक को हम कैसे अप्रोच करेंगे आंसर राइटिंग में। ठीक है, ये रहेगा वीडियो का फ्लो। अब ये जीएस 2 की ही बात करूंगा मैं यहाँ पे जीएस 3 जीएस 4 की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो दूसरे टीचर्स के डोमेन में है। ऑल्सो इट विल टेक, आगे वीडियो लंबी हो जाएगी। दिस इज अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो आपके लिए जो ऑफर थे, आपके कहने पे हमने उसको आगे बढ़ा दिया है। कईयों की फरमाइश थी कि सर हमारे पेरेंट्स की सैलरी जो है थोड़ा बाद में आती है, 1 तारीख को आती है, 3 तारीख को, 4 तारीख को, सो ऑफर आर एक्सटेंडेड। एनीवे, कमिंग टू, हाँ ठीक है, तो फ्लैट 30% ऑफ है यूपीएससी के और पीसीएस के बैचेस में भी। अगेन द ऑफर इज एक्सटेंडेड। आगे यहाँ भी ऑफर है। ओके, आगे चले हम। अच्छा, ये तो आपके सर का टेलीग्राम चैनल है, दिस यू कैन गो एंड चेक। यहाँ पे मैं अपनी आंसर कॉपी वगैरह सब डाल देता हूँ, आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। ओके, चलते हैं। क्या है अब, यहां पे हम पॉलिटी पे हम पहले बात करेंगे। पॉलिटी ही क्यों? क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। एक जीएस 2 में सबसे ज्यादा जो वेटेज ले रहा है, यहां पे जो जीएस 2 के 4 पिलर्स हैं। अब एक पिलर सबसे मजबूत है, ये तो बिल्कुल लाल निशान है, लाल फ्लैग है, रेड फ्लैग है। फिर उसके बाद गवर्नेंस है, उसके बाद आईआर है, उसके बाद सोसाइटी है। इन 4 बॉक्सेस में, इन 4 सब्जेक्ट्स में हम जीएस 2 को पूरा पूरा समायोजित कर लेते हैं कि भाई यही है, इसके बाहर अब नहीं है कोई। इसमें अब कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि लाओ वर्ल्ड हिस्ट्री बता दो, नहीं, जो रहेगा इसके अंदर रहेगा, इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर रहेगा। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी पे, कैसे कैसे पॉलिटी के लिए क्या क्या है, सब कुछ है। तो पॉलिटी के लिए मुझे ज्यादा सोर्सेस की जरूरत नहीं है। पहली बात तो, आप क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर कर ही चुके हो, तो जाहिर है आपके पास नोट्स हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है। अब हो सकता है किसी का मन हो, भाई मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ भैया, तू जो ओपी गौबा पढ़ ले, तू सुभाष कश्यप पढ़ ले, जो तुम्हारा मन है पढ़ लो, ठीक है। तो जो भी है वो स्टैंडर्ड बुक उसकी फेवरेट, और जो भी उसकी एनसीईआरटी है उसके उसके नोट्स चाहिए उसको, खाली बस इतनी सी बात। करंट अफेयर के नोट्स चाहिए, मैगजीन चाहिए, बस। क्यों? क्योंकि अभी आंसर राइटिंग में आपको जो करंट इवेंट्स है उसको छूना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या है? आंसर राइटिंग, अगेन आंसर राइटिंग। अभी इस पर मैं बाद में आऊंगा, इस पूरी आंसर राइटिंग के लिए हम कैसे अप्रोच करें इसको, वो आगे है इसमें। लुक एट गवर्नेंस। गवर्नेंस यहाँ पे एक थोड़ा वैलिड सब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। अब कहने को सब्जेक्ट छोटा भी होता है, क्लासेस छोटी होती हैं, टीचर जब पढ़ा के चले जाते हैं समझ में नहीं आता कि लोग क्या पढ़ा गए, इसमें तो काम ही की बात नहीं है। तो जब गवर्नेंस आप पढ़ते हो, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, अब सेकंड एआरसी रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करोगे तो 5 MB की है। 5 MB समझ रहे हो? पीडीएफ खाली, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट खाली अक्षर लिखे हुए हैं, वो बहुत बड़ी पीडीएफ है। तो ऑफ कोर्स हम इसकी समरी ही पढ़ते हैं, और समरी में भी हम सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ते हैं। आप कहोगे मैं टेलीग्राम पे या वीडियो के माध्यम से यहां पे मैं आपको लाके दे दूंगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। नीति आयोग की जो इंडिया एट 75 जो मैगजीन है, या जो जर्नल कह लो इसको, इसको आप बुक कह लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, ठीक है। ये हो गया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट 238 ये रही, ठीक है, ये भी हो जाएगी। इसमें आप कहोगे सर पूरी पढ़नी है क्या? नहीं, इसमें इसमें आरपीए एक्ट, इन सब में, तीनों में, ये यहां पे आप इसको ऐसे मार्क कर लो कि ये इन सब में सेलेक्टिव ही पढ़ना है, हर चीज नहीं पढ़नी है। अभी मैं खाली और खाली सोर्सेस पे ही हूं, मैं इसके अंदर डिटेल बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। अब आगे चले। आरपीए एक्ट क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि आरपीए ही इकलौता एक ऐसा एक्ट है जो यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है, जबरदस्ती कर रखा है कि बच्चों को ये एक्ट तो आना चाहिए। हम नहीं कह रहे आपसे मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ो, हम नहीं कह रहे आपसे आधार एक्ट पढ़ो, नहीं, ये एक्ट पढ़ लो बस, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, बस, ठीक है। फिर जो हमारी करंट अफेयर है, कोई लोग 65 लेते हैं, कोई लोग 500+ लेते हैं, दिस इज अप टू यू। ये उड़ान मैगजीन है, ये उड़ान हमारी बुकलेट है, इसमें सब कुछ है। ले एक लास्ट एनसीईआरटी जिसका बस आखिरी में छूते छूते रिवीजन, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपको जो एनसीईआरटी ये आपने पॉलिटी में पढ़ी है, ये आपकी बहुत बेसिक नॉलेज है, ये आपकी मैक्सिमम 2 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल लिए हो। दैट मीन्स कि आपके पास ऑलमोस्ट आपके अंदर सब कुछ है ही है, बस इसको 2 घंटे ज्यादा मत देना। दैट्स इट, इनफ। आगे चलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने छुआ नहीं है, ये अब हम छुएंगे मेंस के लिए। ओके, आगे चले। आईआर। अब आईआर सब्जेक्ट जो है सोनिया मैम का सब्जेक्ट, ऐसी बात ये, अब देखो कुल मिला के ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, एक तरफ स्टैटिक है। आईआर में इस साल और इससे पिछले साल भी 2020 में भी 2 किताबें आई हैं।
ये किताबें किनकी हैं? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की हैं। अब क्योंकि एक वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, मतलब वो एम्बेसडर भी रहे हैं, उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो जाहिर बात है जो उन्होंने बुक लिखी है इंडिया वे, और ये हमारा जो इस साल आई है वाई भारत मैटर्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आंसर करने के लिए। मैं नहीं कह रहा आपसे कि इस बुक को पूरा पढ़ लो, नहीं, इस बुक की आप जिस्ट पढ़ सकते हो, इस बुक की आप समरी पढ़ सकते हो, इस बुक से आप पॉइंटर्स ले सकते हो कि हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसी बदलाव लाई है, क्या क्या इसमें आगे हम फ्यूचर देख रहे हैं। वाई भारत मैटर्स, आप अगर आंसर में कोट कर रहे हो आईआर के आंसर में कि अकॉर्डिंग टू आवर फॉरेन जो मिनिस्टर के उन्होंने अपनी बुक में ये बताया है, आपने फॉरेन पॉलिसी ही पढ़ा दी वहां पे, उससे बढ़िया क्या है। नेक्स्ट बचा हमारा डायनामिक। अब डायनामिक में आईआर, ऑफ कोर्स आईआर में मैं हमेशा कहता हूं 2 इयर्स करंट अफेयर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आईआर की जो न्यूज होती है वो लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज ज्यादा होती है, फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड ज्यादा है, हिस्ट्री ज्यादा है, तो 2 ईयर तक की तो करंट अफेयर आप लेके जाते ही जाते हो। डायनामिक में क्लास के जो आपके नोट्स बने हैं, चाहे आपने सोनिया मैम से पढ़ा हो, चाहे आपने भरत सर से पढ़ा हो, चाहे आपने वाईटी से पढ़ा हो, चाहे आपने बैच से पढ़ा हो, दैट्स इट, बस यही है। बट आईआर का स्टैटिक पोर्शन है, दिस यू कैन नॉट फॉरगेट, दिस यू कैन नॉट इग्नोर। और इस साल क्योंकि ये 2 बुक्स आई हैं भाई, देखो फॉरेन मिनिस्टर की बुक्स हैं, जो लास्ट ईयर बच्चों ने जो क्वेश्चन लिखे हैं, अगर आप ऐसे एक्सपर्ट्स को कोट कर रहे हो, जाहिर बात है कि आपका आंसर अलग चमकेगा। उस आंसर कॉपी की गड्डियों में जब आपके आंसर वो खोलेंगे और उसमें देखेंगे जो एग्जामिनर होते हैं कि इसने क्या बढ़िया आंसर लिखा है, ही नोज इट, सामने देखते ही चमक गया है, आपने अंडरलाइन कर दिया, देख लो कि फॉरेन मिनिस्टर का कोट लिख रहा हूं मैं, ये मेरा कोट नहीं है, बस काम खत्म हो गया। कोट, कोट माने कोट होता है कोई मुहावरा, QUOTE, ठीक है, इट्स नॉट कोट कोट, ये कोट की बात नहीं हो रही है। नाउ आगे चले हम, सोसाइटी सोशल जस्टिस। अब ये आपका मिसफॉर्चून कह लो, कुछ भी कह लो, कि सोसाइटी सोशल जस्टिस पे आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप वही आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जो न्यूज में रहे होंगे, तो आपको करंट अफेयर नोट्स चाहिए ऑन दीज 2 टॉपिक्स, बस। पब्लिक हेल्थ केयर पे, इस जो देश में कुछ कुछ हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, डॉक्टर्स की हड़ताल हुई, डॉक्टर्स का कुछ, और कहीं हमने कोई हॉस्पिटल खोला, प्रॉब्लम आ रही है, कितनी बुनियादी प्रॉब्लम है, और सोशल जस्टिस पे, ये तो आपने खाली बस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया आपने, इसमें आपने कुछ बताया नहीं। तो इसमें बताने के लिए बस यही है कि आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, है ना। आप जब सोशल जस्टिस सुनते हो, वर्ड सुनते हो, उसका मतलब क्या है? सामाजिक न्याय, बस दैट्स इट। तो लिंग्विस्टिक या जेंडर, किसी भी हाल में जब आप किसी समाज के किसी हिस्से को माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक बोलते हो, तो आप उसके लिए क्या क्या उसको न्याय दिलवा रहे हो, क्या क्या उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आप अगर बनवा रहे हो। सो इस तरीके से हम बस खाली डिवाइड कर लेते हैं कि विमेन की प्रॉब्लम विमेन ही ज्यादा बेहतर जान सकती है। जब आप आंसर लिख रहे हो यूपीएससी का, उसमें यह नहीं लगना चाहिए कि एक विमेन की प्रॉब्लम का आंसर एक पुरुष दे रहा है जिसको आधी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। तो आपका आंसर झलकना चाहिए कि ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है, जो फलाने कमीशन में बैठते हैं, जो फलानी कोर्ट में बैठते हैं, ये उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, उनका फैसला ऐसा आया था, हम इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इसमें कोट करेंगे अपने से बड़े एक्सपर्ट लोगों की। ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो कौन लिख रहा है, पता नहीं आंसर। एक जो पुरुष है जिसके दिमाग में पहले से कोई स्टीरियोटाइप है, जो अपने आप एक बस एक ओपिनियन लेके तब आंसर लिख रहा है कि हाँ जनरली अच्छी बातें लिख के आ गया। बस दिखना चाहिए कि आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो और आपके आंसर में पारदर्शिता झलके, कि आप पारदर्शी हो, आप वही लिख रहे हो जो आपको पता है। नाउ लिखना कैसे है, क्या करें, कैसे करें सर, ये तो बता दो। जब आंसर राइटिंग लिखना शुरू करो, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, तो राइट एज सिंपली एज यू कैन। ये जितने आप जो फैंसी वर्ड देखते हो ना, ये जितने आजकल मैं आंसर कॉपी जब देख रहा हूं किसी बच्चों की आती है, तो वो क्या करते हैं, वो जार्गन यूज करते हैं, वो थ्योरीज यूज करते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ, और फिर कहते हैं सर पैराग्राफ ब्रीच हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो अगर वर्ड लिमिट ब्रीच हो रही है, मैं मान भी ले रहा हूं, तुम शुरू में ज्यादा होशियार हो, तुम्हें एकदम जाग रहा है अंदर से, तो तुम लिख रहे हो। बट जितना तुम सिंपली लिखोगे, जितना तुम क्लियरली अपने शब्द लिखोगे, इजी भाषा में लिखोगे, सरल भाषा में लिखोगे, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे आपसे ये एकदम फैंसी थ्योरी, आपके पैराग्राफ नहीं चाहिए लंबे लंबे, मुझे बुलेट पॉइंटर्स में दे दो। जैसे मैंने बुलेट पॉइंट यहां लिखे हैं, ऐसे ही मैं अपने आंसर भी लिखता हूं। क्या आपको क्या लग रहा है मेरे जो आंसर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यही होते हैं आंसर, इसी आपको फॉर्मेट में मेरे आंसर दिखेंगे, सिंपल आंसर। बस मुझे सामने सामने मैंने सारी बातें अपनी लिख दी, बस राइटिंग लेजिबल हो, एक ही इंक से लिखना है, दूसरी इंक से अंडरलाइन कर देंगे, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, समय होगा ही नहीं। ठीक है भैया, ओके, आगे बताओ सर। आगे चले हम, जब आप एथिक्स इन गवर्नेंस, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है,
एथिक्स हमारे GS4 में आता है, तो एथिक्स इन गवर्नेंस में एक इंडेक्स है। जब आप इस इंडेक्स को देखते हो, दिस हेल्प्स यू इन गवर्नेंस सेक्शन ऑटोमेटिकली। आपके इतने ज्यादा आपको फीडर पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप खुश हो जाओगे, लाओ मेरा काम आधा हो गया। ओके भैया, ठीक है, आगे चले हमने कहा लाओ बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लुक फॉर आंसर कॉपीज। इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम का बता रहा था कि मैं यहाँ पे टेलीग्राम में अपने यहाँ पे बच्चों को दे देता हूँ कि आपको आंसर कॉपी चाहिए टॉपर्स की, या आपको अगर मेरी आंसर कॉपी चाहिए कि लो भाई देख लो आप कैसे आंसर लिखते हो, लाओ दिखाओ सर। आंसर कॉपी आप पूछो, मांगो टीचर से, मांगो मेंटोर से, सबसे मांगो। आप एक स्टूडेंट हो, आप हमसे शिक्षा लेने आए हो, आपका हक है कि आप हमसे बोलो, हमसे पूछो कि सर कहाँ है, लाओ आपकी आंसर कॉपी दिखानी है, हमको देखनी है। तो आंसर कॉपी मांगो। और इसके अलावा फिर यहां पे जब आप जब किसी की आंसर कॉपी देख रहे हो ना, देन आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है पैटर्न। एक पैटर्न होना चाहिए, हर टॉपर का अपना एक पैटर्न होगा। क्या हो सकता है वो पैटर्न ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा या तो एग्जाम्पल यूज कर रहे हो सकता है वो फ्लो चार्ट यूज कर रहे हो सकता है वो डायग्राम यूज कर रहे हो। तो आप अपने आंसर को देखो, फिर उनके आंसर को देखो और मैच करो, या ये देखो क्या कितना ज्यादा पॉइंट मिसिंग है, क्या चीज वो कर रहे हैं और क्या चीज हम नहीं कर रहे हैं। तो फ्लो चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, या एग्जाम्पल हो सकते हैं, या और भी चीजें, बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो जब आप आंसर कॉपीज देखना शुरू करोगे, जब आप काफी ज्यादा आंसर्स देख लोगे एक क्वेश्चन के, तो आपको कुछ कुछ झलकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू न्यूज एब्जॉर्प्शन। इस समय आपने कई लोगों ने न्यूज छोड़ रखी है, गुड, अंडरस्टूड, सब छोड़ते हैं, जरूरत नहीं होती है। इस समय पेपर आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूज को लंबे समय जब आप पढ़ रहे हो, अखबार को, पेपर को, न्यूज़पेपर को, मैं इस समय यहाँ कोई वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर वीडियोस की, मैं कोई मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल और सिंपल अखबार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अखबार से बेटर सोर्स कुछ भी नहीं है। दिस इज द बेस, दिस इज द बेसेस्ट सोर्स, ये है, ठीक है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं न्यूज़पेपर की, क्योंकि जब आप 1-2 साल से पढ़ते आ रहे हो अखबार, तब आपको अब जाके आपको 30 मिनट्स लगेंगे एक दिन में से सारे अपने न्यूज छांटने में, बस। अब ये न्यूज अब आप इतने समय से पढ़ते आ रहे हो और इन न्यूज को आप एब्जॉर्ब करते आ रहे हो, दैट मींस दे गो इनटू योर मेंस आंसर ऑटोमेटिक। फिर आपको जरूरत नहीं है कुछ और चीजों की। अगेन एक तो आंसर अब यही है, राइट एंड राइट। हर चीज बार बार करोगे, जितनी बार करोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप ना इससे एक चीज नोटिस करोगे। क्या नोटिस करोगे इससे आप नोटिस ये करोगे कि जो मेंस में क्वेश्चंस होते हैं, जनरली 60% क्वेश्चंस आर समवेयर रेपिटेटिव। कुछ ना कुछ उनमें रिकरिंग उसमें एक थीम होती है। हर पीवाईक्यू जितने भी आप देख रहे हो उनमें देयर इज ऑलवेज रेपिटेशन है। उसमें कोई अगर कह दे अरे नहीं सर कुछ नहीं है, देखो पेपर कितना अलग है, आई कैन प्रूव हिम रॉन्ग एनी डे। पर ये तब होगा जब मैं आपके कम से कम 600 आंसर देख लूं। 600 आंसर लिखने पड़ेंगे एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा इट्स द सेम थिंग, वही है। तो ये नंबर तक आप पहुंच जाओ, बस ठीक है, आपका आधा काम हो चुका है। क्यों कर रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि आपको जब आप इतने ज्यादा लिख रहे हो ना, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आपको 16 से 17 क्वेश्चन सही करने हैं, कायदे से लिखने हैं। अब इतने 3 घंटे में आप शायद क्वेश्चन आप अच्छे नहीं कर पाओगे। अच्छे की डेफिनेशन क्या होती है वो भी आगे बात कर लेते हैं अभी, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक रेलेवेंस रह गया है। रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 16-17 क्वेश्चन जो बात कर रहा हूं, गुड आंसर, अच्छा आंसर क्या होता है, तो अच्छे आंसर को डिफाइन कैसे करे कोई, ये चीज तो एक बहुत एक जैसे कहते हैं दिलचस्प मिस्ट्री है, ब्लैक बॉक्स है, कुछ भी कह लो इसको। तो अब देखो, जब रेलेवेंस की मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ो और वो लिख दो जो आपको आता है, नहीं, ये मत कर देना। वही लिखना जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो आपको आता है तो आप भले डायग्राम लिखो, बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, मत बनाओ, कुछ भी मत करो। अगर क्वेश्चन ने जो पूछा है आपने उसको मल्टी डायमेंशनल वे में आंसर मैनर में अगर उसको आपने आंसर किया है, दैट मीन्स कि आपको मार्क्स मिलेंगे। जब पहले साल जब हम मेंस लिख रहे थे तो हमारे नंबर आ रहे थे 70 से 80 नंबर। ये GS2 की बात कर रहा हूं मैं, जो GS2 में आपको आज पढ़ा रहा हूं। तो फिर क्या हुआ, और मैं उस समय लिख रहा हूं सारे के सारे एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आर्टिकल्स, ये वो। प्रॉब्लम वॉज कि मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्वेश्चन में रेलेवेंस नहीं देखी। रेलेवेंस में मैं अटक गया।
कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि क्वेश्चन में लिख तो रहा हूं आंसर इसका, मैं कितना इस आंसर से क्लोज हूं। मैं जो मुझे आ रहा है, जो मुझे पता है, जो पढ़ा है मैंने पिछले 1 साल में, सब ठूंसता जा रहा हूं मैं एग्जाम में। वो नहीं करना है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये गुड आंसर वो बनेगा जो रेलेवेंट होगा। याद रखना, एक चीज है जो मैं काफी बार मैंने बोली भी है, रेलेवेंस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। यूपीएससी की एक आजकल हर जगह जो आंसर राइटिंग चल गई है, सब लोग ये दे रहे हैं, एडिशन दे रहे हैं, उसमें फीडबैक दे रहे हैं उसमें, तो लोग एक चीज जो मिस कर जा रहे हैं, एक बहुत बुनियादी बेसिक चीज, टेस्ट सीरीज के आपके इवैल्यूएशन हो रहा है आपका, उसमें आपको जो मेंटोर ने या जो इवैल्यूएटर ने जो उसमें लिख के दे दिया डेटा कम है, ये कम है, जो आज का जो टेस्ट सीरीज का जो मार्केट बन गया है, इतना फैंसी मार्केट बन गया है इतना, मैं तो उसको यही बोलता हूं, वो क्या कर रहा है, वो रेलेवेंस को इग्नोर कर दे रहा है। अब इससे क्या हो जा रहा है, अगर आपका आंसर अच्छा भी है पर आपके मेंटोर ने आपसे कह दिया, या आपके किसी उसने इवैल्यूएटर ने कह दिया, उसने गाइड ने कह दिया कि नहीं नहीं आंसर में जो है अभी डेटा कम है, आंसर में जो है पॉइंटर्स कम है, रिपीटेशन ज्यादा है, तो आप कह रहे हो हाँ हाँ है तो ऐसा ही होगा, सही कह रहे हो। नहीं, अपने विवेक से सोचो, अपने 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 अंदर झांक के देखो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैंने जो लिखा है क्या इसमें मुझे फ्लो दिख रहा है आंसर में, क्या मैं आंसर के जो क्या मैं क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव कीवर्ड है, क्या जो क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है, मैं उसके आगे पीछे ही घूम रहा हूं, या मैं कहीं दूर जाके फिर आया हूं सब डेटा ढूंढ ढांड के। नहीं, तो ये देखना है आपको कि रेलेवेंस कितना ज्यादा है, आप क्वेश्चन में सब जो टॉपिक है, जो जो एग्जैक्ट जो उन्होंने थीम जिस पे है वो क्वेश्चन, क्या आप उस पे ही हो या आप उससे एस्ट्रे चले गए हो। एस्ट्रे समझते हो क्या होता है, इधर उधर दौड़ घूम के आए हैं, एस्ट्रे मत होना। जितना भी आप सब्जेक्ट पे थीम पे जितना पकड़े रहोगे, जितना आपका आंसर फ्लो में दिखेगा कि हाँ सही तो लिख रहा है, भले ही आप कोट मत करो, भले ही आप सब्सटैंशिएट मत करो। अगर आप जब मैंने अगले साल जब मैंने फिर दोबारा जब मैंने ये दिया मेंस, तो मैंने क्या किया, अब मैंने बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बहुत ज्यादा मैंने आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा मैंने एक्सपर्ट कोर्ट्स नहीं लिखे, बट मैंने क्या किया, मैंने यही किया, मल्टी डायमेंशनल मैनर में उस क्वेश्चन को आंसर किया जो कि रेलेवेंट था, बस मेरा जो टॉपिक, बस मैं ज्यादा इधर उधर नहीं भागा, वो मेरा बनेगा एक गुड आंसर। अब 3 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स आपके 16-17 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप अच्छे कर सकते हो। बाकी आपको लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे जिसमें आपको बस भागना पड़ेगा, आपको बस लगेगा बस खत्म कर दूं पेपर, पेपर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए मैं अटेम्प्ट ही ना कर पाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहां तक पहुंच सको, इसीलिए रेलेवेंस को मैंने सबसे लास्ट में उठाया। ओके, ये बात हो गई। आगे और यूज गूगल प्लीज। इस समय आप डॉक बनाइए, इस समय आप शीट बनाइए, इस समय आप जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है, सिलेबस में एक चीज करना शुरू कर दो, उसमें जो सिलेबस में कई सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स को आपको बनाने हैं क्या, इसके राइटअप्स। एक कीवर्ड, ये अब GS2 के अलावा बात कर रहा हूं मैं, GS1 में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो अब उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज है, या उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो भी है, तो आप क्या करो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके ऊपर 150 वर्ड्स का, 150 से 200 वर्ड्स का बस अपना एक राइटअप तैयार रखो, और आप इसके पिछले 3 to 4 ईयर या 5 ईयर इनके बस PYQs देख लो, उनको अपने आप अटेम्प्ट करो, आप रेडी हो। ऐसे आप ऐसे जो टॉपिक्स हैं GS4 में जो हैं, चाहे एथिक्स हो, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो, चाहे वैल्यूज हो, चाहे मॉरल्स हो, एप्टीट्यूड हो, इन पे आप ऐसे कीवर्ड्स पे राइटअप बनाने शुरू कर दो। राइटअप आपके आंसर नहीं है, ये बस आपका एक छोटा सा समरी है जो आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है, बाकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप आंसर लिखने की ये जब आप शुरुआत करते हो, लैक ऑफ कंटेंट हो जाता है, आप कहते हो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, कहां से लिखें, याद ही नहीं आ रहा है कुछ करने को, तो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि आपके जब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइज्ड नोट्स होंगे, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तब आप उनको देख पाओगे। ये क्यों बात कर रहा हूं मैं, इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स अभी तक तो आपने हैफेजार्ड तरीके से कर दिया होगा, ठीक है, पर आपने कुछ अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको ऑर्गेनाइज मैनर में करो, गूगल के यूज की हेल्प लो, डॉक्स में बनाओ, शीट में बनाओ, हर चीज करो। अब ये जब आप नोट्स कर लोगे और इनको जब आप प्रिस्क्राइब्ड टाइम में रिवाइज करना शुरू करोगे, प्रिस्क्राइब ये नहीं कि अंधा समय ले रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे लगे हुए हैं, आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो तब जाके आप क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी कि भाई हम कंटेंट हमें याद नहीं आ रहा है, कैसे शुरू करें लिखना। और ज्यादा आपकी नॉलेज, जितना ज्यादा आप वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो आप इकट्ठी कर रहे हो, इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज से प्रॉब्लम ये आएगी कि
आप पढ़ तो सब रहे हो, इतना ज्यादा आपने सब ये मैगजीन पढ़ ली, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, आपने सारे तरह की एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिए। इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो बहुत ही विकराल है। पता है क्या? पॉवर्टी, गरीबी। किस चीज की? पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। ये हो जाएगा, हार जाओगे। इतना ज्यादा जब किसी एक चीज पे आप, जब इतना ज्यादा आपने सारी टॉपिक पे, सारे सब्जेक्ट्स पे आप एकदम एकदम जिसे कहते हैं आपके दिमाग में आने लग गए, नोट सामने बैठ गए, इतने सारे पोथियां भर गई, तो आपकी अटेंशन आपकी डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे, किसी एक पे ध्यान दे दोगे, दूसरे पे नहीं दे पाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट, स्टिक टू आपकी बेसिक नॉलेज, स्टिक टू स्टैंडर्ड बुक्स, स्टिक टू फाउंडेशनल नॉलेज, कीवर्ड से काम करो। जितना ज्यादा आप छोटा छोटा करते जाओगे, छोटा छोटा करते जाओगे, उतना ज्यादा सिलेबस आपकी पकड़ में रहेगा। और ये खाली GS2 के लिए नहीं है, GS4 के लिए वैलिड है, GS3 के लिए वैलिड है, ऑप्शनल के लिए वैलिड है। ऑप्शनल पे ध्यान देना है भैया, ऑप्शनल मत छोड़ना। ये खाली मैं GS2 की बात कर रहा था आपसे, बस। इससे ज्यादा मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। कोई भी आपको डाउट हो, आप टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जहां आपका मन करे आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पर तभी भी जो है रिजल्ट आ नहीं रहा है या आंसर लिख नहीं पा रहे हैं। जस्ट गिव मी योर आंसर। आप कैसा लिख रहे हो, आई विल गिव यू अ फीडबैक ऑल्सो। तो डोंट वरी, हो जाएगा, हुआ है। और एक बार इस वीडियो को आपको, अगर आपको लगता है कि आपके किसी कोई दोस्त हैं जो इस साल मेंस लिख रहे हैं पहली बार, तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हो ये, कि एक बार वो देख लें ये वीडियो। इंपॉर्टेंट है GS2, क्योंकि GS2 में आपको 70-80 से स्कोर आपको बढ़ा के लेके जाना है 140-160 तक। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS2 में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आंसर निकल सकते हैं, आ सकते हैं। और GS2 बहुत ज्यादा ऐसा नहीं टॉपिक है जो बिल्कुल टेक्निकल है, समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, याद आ रहे हैं, तो आप लिख पाओगे आंसर। सो विद दिस, कीप दिस इन माइंड, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।